हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। ये प्रसिद्ध नाविक समुद्र के पार एक विशाल राक्षस की अथक खोज में एक युवा साहसी के साथ मिलकर काम करता है। हम साल 2022 की मूवी द सी बीस्ट की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। मेसी अनाथालय के कमरे में अपने दोस्तों को रात में कहानी सुना रही होती है। वह महान समुद्री राक्षस शिकारियों की पूरी यात्रा को याद करती है, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और जहाजों की रक्षा की। लेकिन अंत में वह केयरटेकर द्वारा बाधित हो जाती है, जो सभी को सोने के लिए लेटने का आदेश देती है। क्योंकि ज्यादा समय हो चुका था, मेसी महिला के जाने का इंतजार करती है ताकि वह अपना साहसिक कदम उठा सके। वह एक अलमारी की मदद से खिड़की पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और उस रात वह दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। अगले दिन इनविटेबल जहाज पर सवार नाविक जेकब को सूचित किया जाता है कि कुछ किलोमीटर आगे एक राक्षसी प्राणी देखा गया है। जहाज के कप्तान का दावा है कि यह निश्चित रूप से रेड ब्लस्टर है, वह राक्षस जिसने उसकी एक आंख निकाल ली थी। फिर वे देखते हैं कि जिम निकेलबोन के जहाज पर एक अन्य ब्रिकेलबैक प्रकार के प्राणी द्वारा क्रूरतापूर्वक हमला किया जा रहा है। हालांकि कप्तान रेड ब्लस्टर को पकड़ने का अवसर नहीं छोड़ सकते थे, फिर भी उसने जेकब की सलाह का पालन किया और निकेलबोन जहाज की मदद करने के लिए अपना रास्ता बदल दिया। घने कोहरे के बीच राक्षस द्वारा चालक दल का वध किया जा रहा था। जब जहाज युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये राक्षस का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक फ्लेयर फायर करता है। अब उससे लड़ने का समय आ गया था। जेकब और उसके शिकार नाविक जहाज के किनारे रस्सियों से लटके हुए थे। कप्तान आदेश देता है और तोप की आग लगातार कई तीरों के साथ चलती है। प्राणी गोता लगाने का फैसला करते हैं। जेकब जल्दी से पाल पर चढ़ जाता है और एक तरह के लोकेटिंग बोया के साथ एक हार्पून फेंकता है। अब वे उसे अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देंगे, लेकिन नाविक ने देखा कि बोया के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था और सीगल उनके ऊपर दिखाई दिए, जिसका अर्थ है कि वह समुद्री राक्षस पहले से ही जहाज के नीचे था। राक्षस पानी से बाहर निकलता है और जहाज को अपनी तरफ से गिरा देता है, जिससे क्लेश का एक हिस्सा पानी में गिर जाता है। यह नाविकों को अपने तंबुओं से पकड़ना शुरू कर देता है। कप्तान सारा के साथ बहादुरी से विरोध करने की कोशिश करता है। जेकब अपने आसपास की सारी अव्यवस्था को देखता है और अपने सभी साथियों की मदद करने की कोशिश करता है। वह टेंटेकल को चकमा देते हुए इधर उधर भागता है, हमला करता है और राक्षस के सिर पर एक हार्पून फेंकता है, जिससे आखिरकार जहाज छूट जाता है और राक्षस फिर से डूब जाता है। जब जेकब को लगा कि सब कुछ ठीक है तो वह टेंटेकल से एक जोरदार वार झेलता है और पानी में गिर जाता है। राक्षस उसे निगलने की हर कोशिश करता है, लेकिन जेकब अपनी पूरी ताकत से तैरता है। वह राक्षस की पीठ पर आ जाता है और उसे कवच में फंसा देता है। जेकब इसका फायदा उठाता है और अपने चाकू को राक्षस की पीठ में घुसा देता है। फिर राक्षस उठता है और नाव पर आ जाता है। कप्तान राक्षस की ओर दौड़ता है और उसकी ओर कूदता है, भाले को उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर मारता है। अंत में राक्षस मर जाता है। वह युद्ध की ट्रॉफी के रूप में उसके सीन का एक हिस्सा काट देता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षस में कोई जान बची होगी और टेंटेकल का उपयोग करके कप्तान उसको अंधेरे समुद्र तल पर खींचता है और जेकब को बचा लेता है। राक्षस के मरने के बावजूद भी कप्तान निराश होता है और उन्हें घर वापस जाने के लिए मार्ग का अनुसरण करने का आदेश देता है। उसका जहाज नष्ट हो गया था और यह उसे उस रेड ब्लस्टर को पकड़ने से रोक देगा, जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। कप्तान जेकब को अपने कमरे में बुलाता है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद करता है और कहता है कि वह एक बात के बारे में निश्चित है, एक बार जब वह रेड ब्लस्टर को पकड़ लेगा तो वह कप्तान के रूप में अपनी यात्रा समाप्त कर देगा और जेकब को अपनी कमान दे देगा। वह कहता है कि वह उस रेड ब्लस्टर को तब से जानता है जब से उसने जेकब को समुद्र में डूबे हुए एक लड़के के रूप में पाया था। वह जानता था कि भाग्य ने उसे एक बेटा दिया है और वह आगे जाकर इनविटेबल का कप्तान होगा। जहाज घर वापस आ गया। सभी लोग बुरे राक्षसों का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध जहाज के आगमन का जश्न मनाते हैं। लड़की मेसी नाविकों की वापसी के जश्न में सभी का अनुसरण करते हुए आबादी के बीच घुसपैठ करती है। जब हर कोई गा रहा था और नाच रहा था, वह जेकब को बधाई देने के लिए बाहर खिड़की पर आती है और कहती है कि वह उसके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक है। वह कहती है कि उसके माता पिता सम्माननीय शिकारी थे और उन्होंने महान सम्राट जहाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। जेकब को लड़की का साहसी रवैया पसंद आया, लेकिन वह कहना शुरू कर देती है कि वह अनाथालय से भाग गई थी और राक्षसों का शिकार करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर जाने वाली है। जेकब स्पष्ट रूप से कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि राक्षसों का समुद्र बच्चों के लिए सही जगह नहीं है, लेकिन लड़की जोर देती रहती है कि वह कप्तान से पूछेगी। जेकब लड़की को पकड़कर वैगन के अंदर रखता है और उसको वापस अनाथालय ले जाने के लिए कहता है। अगले दिन कैप्टन क्रो और उनके साथी रॉयल पैलेस में उस जानवर के सीन को पहुंचते हैं जिसे उन्होंने अपनी पिछली यात्रा में मार गिराया था। राजा को एक बड़ा इनाम मिलने के बावजूद वे मुख्य खोज को पूरा नहीं कर पाए। रेड ब्लस्टर को खत्म करने के लिए राजा रॉयल फ्लीट के नए विशाल जहाज को दिखाता है, जिसे इंपरेटर कहा जाता है। अब शिकार के लिए नौसेना नहीं जिम्मेदार होगी। कैप्टन क्रो की सेवाओं से छुटकारा। जाहिर है कि क्रो गुस्से में है। वह कहता है कि उस जहाज पर मौजूद नौसेना के हथियार बेकार थे। जनरल एक बेकार इंसान था। स्थिति तनावपूर्ण होने लगती है। जेकब माहौल को शांत करता है और जहाजों के बीच एक इनविटेबल और इंपरेटर के बीच शिकार के लिए एक दौड़ की चुनौती का प्रस्ताव रखता है। जो भी हारेगा वह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। राजा प्रतियोगिता स्वीकार करता है और वे प्राणी की तलाश में फिर से समुद्र में निकल पड़ते हैं। जेकब अनुमान लगाता है कि रेड ब्लस्टर की खाल बहुत मोटी होगी, इसलिए उसे नष्ट करने के लिए तीरों के बजाय आग के बम और लंबे भालों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। कप्तान ने चालक दल को चेतावनी दी कि वे ड्रैगमोर सागर से आगे कभी भी पानी में प्रवेश नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि खतरा मानव समझ से परे है। जानकारी स्पष्ट होने के साथ हर कोई यात्रा की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए खाने पीने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बैरल में कुछ गड़बड़ी होती है। जब जेकब
जेकब उसे उठाता है तो वह मैसी को अंदर पाता है। वह यात्रा पर जाने के लिए घुसपैठ कर गई थी। लड़की उत्साहित होती है और कैप्टन क्रो को पूरी कहानी बताती है, जिससे क्रो इतनी कम उम्र में उसकी बहादुरी से प्रभावित हो जाता है। क्रो सारा को इनविटेबल के नए चालक दल के सदस्य के रूप में समायोजित करने के लिए कहता है। यह महिला लड़की को उसकी रक्षा के लिए एक चाकू देती है। अंधेरा होने लगा था, जहाज ने खूंखार जगह में प्रवेश करना शुरू कर दिया। सीफ्लेयर्स सिंहासन है ताकि वे जीव को आकर्षित कर सकें। मैसी अपने नए ब्लेड को लेकर उत्साहित होती है ताकि वो रेड ब्लस्टर को ढूंढकर हरा सकें। कप्तान उसे तुरंत सोने का आदेश देता है। वह जानता है कि लड़की में जेकब की तरह ही बच्चे के रूप में एक बहादुर शिकारी की प्रवृत्ति है। अचानक डेक हिलना शुरू हो जाता है। वह जीव आ रहा था। हर कोई युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। जब पक्षी उड़ते हुए आते हैं तो हार्पून हाथ में होते हैं। फिर हमला होता है। जेकब आग के बम वितरित करता है। रेड ब्लस्टर जहाज के पास आती है। तोपें उस पर फायर की जाती हैं। हार्पून को रस्सियों से जोड़ा जाता है। रेड ब्लस्टर जहाज को पूरी गति से खींचना शुरू कर देता है। पाल खोले जाने के बावजूद वह बिना रुके उन्हें इधर उधर खींचता रहता है। वह बुद्धिमान होता है, अपनी दूरी पर घूमना शुरू कर देता है, जिससे पानी में एक भंवर बन जाता है। पूरे चालक दल का संतुलन बिगड़ जाता है। जेकब ने कप्तान को चेतावनी दी कि नाव नहीं टिकेगी और उन्हें राक्षस से नाव को छुड़ाना होगा, लेकिन क्रो पीछे नहीं हटता। मैसी ने राक्षस को करीब से देखा। फिर वह सभी नाविकों को खतरे में देखकर अपना चाकू निकालती है और जहाज को मुक्त करने के लिए रस्सियों को काटना शुरू कर देती है। लेकिन कप्तान चिल्लाता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे सजा के तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। जेकब उसे रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लड़की सही थी और वह उसे ऐसा करने देता है। जब रस्सियां टूट जाती हैं, तो जहाज अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। जेकब और मैरी समुद्र में गिर जाते हैं। उनका सामना लाल रंग के झोंके से होता है, जो समुद्र के तल में सिमट जाता है। दोनों किसी तरह एक छोटी नाव लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि कप्तान जेकब को पकड़ने के लिए बंदूक दिखाकर धमकाता है। जेकब अपने और मैसी के बीच एक रस्सी बांधता है। उसके बाद वह अपने भाले से राक्षस की भीतरी दीवारों पर चढ़ना शुरू करता है। लड़की को ऊपर खींच लेता है। उसे पता चलता है कि वह राक्षस के नथुने तक पहुंच गए हैं। अब वह दोनों महासागर की विशालता देख पाते हैं। नाविक ने देखा कि रेड ब्लस्टर पानी की सतह पर आ गई है और एक द्वीप के पास पहुंच रही है। वह कहता है कि जानवर को खत्म करने का समय आ गया है। जब वह मैसी की रस्सी खोलने जाता है तो वह भाले को जानवर की नाक के अंदर की दीवार पर रख देता है, जिससे वह हिंसक रूप से छींकता है और जेकब को दूर फेंक देता है। जेकब एक तरह के विचित्र बंजी जंपिंग रस्सी से बंधा हुआ था, जब तक कि वह एक नारियल के पेड़ को पकड़ नहीं लेता, जिसके सामने रेड उसका आमना सामना कर रहा है। राक्षस ने देखा कि उसकी नाक पर अभी भी रस्सी है। रेड ब्लस्टर शांत होती है। जेकब ने खुद को रस्सी की मदद से फेंका। वह राक्षस की आंख को छेदने ही वाला था, तभी मैसी ने उसे ये बेवकूफी करने से पहले रस्सी काटकर रोक दिया। जेकब हार नहीं मानता। वह एक और हमले के लिए अपने भाले की ओर दौड़ता है। रेड ब्लस्टर अपने फ्लिपर का उपयोग समुद्र तट पर क्रूर सुनामी बनाने के लिए करता है, जो जेकब को कोई भी कार्रवाई करने से रोकता है। जैसा कि वह एक नारियल के पेड़ को पकड़ रहा है, राक्षस सोचता है कि लड़ाई उबाऊ थी और वह उसे छोड़ देता है। दोस्तों की जोड़ी आखिरकार एक अच्छी चर्चा में लग जाती है। हर एक के पास राक्षस को नष्ट करने की वजह है, लेकिन वे जंगल से आने वाले जीवों की विचित्र आवाजें सुनते हैं और तय करते हैं कि बेहतर होगा कि वे आश्रय लें। कुछ घंटे बाद शाम हो गई। मैसी सोचने लगती है कि उस राक्षस को मारना सही है या नहीं। आखिरकार वह उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन जेकब अपना मन बदलने वाला नहीं था। यहाँ कप्तान गुस्से में है, ये सोचते हुए कि जेकब को राक्षस ने मार दिया है। सारा उसके पास जाती है और दिखाती है कि जहाज डूब रहा है। पानी पतवार में घुसना बंद नहीं होता है। कैप्टन क्रो का एक ऐसा फैसला है जो शिकारी के नियम के खिलाफ जाता है और सभी को संकट में डाल देता है। वह कहता है कि वह जेकब को खोजने जा रहा है। अगली सुबह मैसी एक छोटे नीले जीव को देखती है जो कैंपसाइट पर कुछ फल चुरा रहा होता है। लड़की धीरे से पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन जानवर भाग जाता है और वह तब तक छिपने की कोशिश करता है जब तक कि वह पास नहीं आ जाती और उसे कुछ खाने को नहीं दे देती। लेकिन जब वह उसे उठाती है तो वह अंडे जैसी दिखने वाली किसी चीज पर पैर रख देती है। मैसी कई दबे हुए अंडों के बीच में थी। जेकब लड़की को राक्षस के हाथों में देखता है और परेशान होकर अंडों के बीच से गुजरते हुए उसके पास जाता है। वह नीले जानवर को दूर फेंक देता है और मैसी को पकड़ लेता है, लेकिन वापस आते समय वह असंतुलित हो जाता है और कई अंडों पर पैर रख देता है। सब अंडे टूटने लगते हैं और शिशु राक्षस लगातार चीखने लगता है। दोनों समुद्र तट पर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवों के विशाल झुंड से घिर जाते हैं, जो हानिरहित होने के बावजूद भी विशालकाय मां को इस स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। दोनों जल्दी से नाव को पानी में धकेल देते हैं और मैसी आखिरी जीव को उसकी विशालकाय मां के पास फेंक देती है। अब जीव उनका पीछा करना बंद कर देता है, लेकिन उन्हें एक मिनट की भी शांति नहीं मिलती। तभी एक विचित्र विशाल केकड़ा अपने पंजों से नाव को पकड़ता है और अपने नुकीले दांतों से भरे मुंह से उन्हें निगलने की कोशिश करता है। वह सफल भी हो जाता। अगर रेड ब्लस्टर वहां न आता तो रेड ब्लस्टर भयंकर लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह उस पर कई बार हमला करता है, लेकिन केकड़ा अपने चिमटे का उपयोग करके रेड ब्लस्टर के सीन को पकड़ लेता है। मैसी बिना कुछ सोचे प्राणी के खोल में भागती है, सीधे उसकी एक आंख में कूद जाती है। इसके साथ ही रेड ब्लस्टर खुद को मुक्त कर लेती है, लेकिन लड़की पूरी गति से पानी में फेंक दी जाती है और बेहोश हो जाती है। जेकब अपने हार्पून को केकड़े के पंजे में फेंकता है और रेड ब्लस्टर पूरे गुस्से के साथ उस केकड़े को दूर फेंक देता है। जेकब लड़की को ढूंढता है। वह उसे छोटे नीले प्राणी द्वारा उठाए हुए सतह पर देखता
लिखता है, सभी के सुरक्षित होने के बाद उन्हें अब डूबती हुई नाव की समस्या को हल करना था, इसलिए मैसी रेड ब्लस्टर को बुलाती है और फल और नीले कीड़े का उपयोग करके उसे समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें घर वापस जाने के लिए मदद की जरूरत है। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राक्षस वास्तव में समझ जाता है और नाव को अपने सिर पर उठा लेता है, उन्हें सही सलामत खुले समुद्र की ओर ले जाता है। अब जेकब किसी तरह रेड ब्लस्टर को समझाने की कोशिश करता है कि उसे किस दिशा में जाना है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आता। तभी मैसी भी रस्सी पर लटक जाती है और ऐसा दिखावा करती है कि वह उड़ रही है, अपनी हाथों से रेड ब्लस्टर को बताती है कि उसे कहां जाना है और इस तरह उसे मार्गदर्शन करने का एक तरीका बनता है। उसी समय कैप्टन क्रो सभी भयभीत नाविकों के साथ एक द्वीप पर पहुंचता है, एक अंधेरी जगह जहां उसकी मुलाकात ग्वेन बैटरी नामक एक भयानक जादूगरनी से होती है। विचित्र बूढ़ी औरत क्रो को अपनी नई घातक रचना हैंड ऑफ गॉड दिखाने के लिए एक शेड में ले जाती है, लेकिन इसे पाने की कीमत उसके जीवन में जो कुछ भी था उसे छोड़ देना होता है। यहाँ जेकब अभी भी रेड ब्लस्टर से डरते हुए कुछ मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटे लक्ष्यों के लिए उसका निशाना खराब है। फिर रेड ब्लस्टर पानी में भंवर बनाकर उसकी मदद करता है, जिससे मछलियां गोल गोल तैरती रहती हैं। अब वह उसके हाथों में भी कूदने लगती है। उन्हें इतनी मछलियां मिली कि रेड ब्लस्टर इधर उधर रेंग रहा था, क्योंकि वह खाकर बहुत मोटा हो चुका था। रात के दौरान एक तेज तूफान आता है। बिजली के डिस्चार्ज में विशाल तरंगों की हिंसा से खुद को बचाने के लिए वे रेड ब्लस्टर के नथुने में शरण लेते हैं, समुद्र के तल तक उतरते हैं। अब वे शानदार जीव देख पाते हैं। जेकब राक्षसों के कंकाल और जहाज के मलबे को भी देखता है और उन सभी चीजों को महसूस करता है। कप्तान ने देखा कि एक विशाल झुंड आ रहा है, जिसका मतलब है कि रेड ब्लस्टर आ चुका है। आखिरकार जेकब और मैसी द्वीप पर पहुंचे, लेकिन लड़की यह जानकर दुखी हुई कि नाविक उसे अनाथालय वापस ले जाएगा, क्योंकि उनके पास केवल वही है। अब रेड ब्लस्टर के साथ दोस्त बनने से उनका जीवन बदल गया, लेकिन वह आखिरकार उसे जाने देती है। जेकब समझ नहीं पाया। समुद्र तट पर पहुंचने पर लड़का रेड ब्लस्टर को धन्यवाद देता है और अजीब तरह से ये कहने की कोशिश करता है कि अब से वह कभी भी महासागरों में राक्षसों का शिकार नहीं करेगा। अब वे एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। रेड ब्लस्टर ने आने वाले खतरे को सूंघ लिया और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गया। वहां से वे सभी रॉयल नेवी के जहाज इंपेरेटर को देखता है। जेकब राक्षस को हमला नहीं करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। रेड ब्लस्टर न केवल छोटी नावों को पलट देती है, बल्कि ग्रेट इंपेरेटर को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है, और जैसे ही वह नौसेना जनरल को निगलने वाली होती है, वह जेकब द्वारा गर्दन में दी गई चेतावनी की गोली खा लेती है। आखिरकार स्थिति और खराब हो जाती है। राक्षस ने मैसी को फर्श पर बेहोश देखा और बहुत क्रोधित हो गया। कुछ फ्लेयर्स दूरी पर फायर किए जाते हैं और रेड स्पॉट के कैप्टन क्रो का जहाज आ रहा होता है। जैसे ही राक्षस पानी के माध्यम से आगे बढ़ता है, नाविक चुड़ैल के घातक हार्पून को एक विशेष जहर से भर देते हैं। रेड ब्लस्टर कुछ फीट दूर होता है। क्रो तंत्र को ट्रिगर करता है और रॉकेट हार्पून को प्राणी के पक्ष में पटक देता है। राक्षस भयानक क्षति उठाता है और कप्तान के सामने पूरी तरह से स्तब्ध और गतिहीन हो जाता है। क्रो प्राणी पर चढ़ जाता है और कहता है कि वह इसे राज्य में ले जाएगा। वह अभी भी जीवित होता है और इसलिए नाविक उसे रस्सियों के एक विशाल जाल में पकड़ लेते हैं। चालक दल चेतावनी देता है कि एक नाव आ रही है। क्रो अपने स्पाई ग्लास में देखता है कि जेकब और मैसी अभी भी जीवित हैं। लड़की जागती है और देखती है कि कप्तान जेकब कोई उपदेश दे रहा है, कह रहा है कि उसका व्यवहार अस्वीकार्य है। वे एक राक्षस के साथ संघर्ष विराम की घोषणा नहीं कर सकते। मैसी अचानक कूद जाती है, अपना चाकू पकड़ लेती है और कप्तान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेकब उसे रोक लेता है। वह उसे वापस सोने के लिए बिस्तर पर लिटा देता है और वह पानी पीने के लिए कोवे के कमरे में चला जाता है। मैसी की रात के दौरान सारा से मुलाकात होती है और वह उसे रेड ब्लस्टर को छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए कहती है। वे उसके साथ जो कर रहे हैं वह उचित नहीं है। महिला कहती है कि वह जानती है कि यह सही नहीं है और वह इसके बारे में विचारशील है, लेकिन वह अभी कुछ भी करने का फैसला नहीं करती है। वह अपने राज्य के पास पहुंचती है। मैसी अपने कमरे से बाहर निकलने की सख्त कोशिश कर रही है और एक अप्रत्याशित आगंतुक को प्राप्त करती है। नीला राक्षस जहाज के पतवार पर चढ़ जाता है। वह राक्षसों के बारे में विभिन्न कहानियों की पुस्तकों को देखती है और देखती है कि उनमें राजसीपन का एक प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि राजा ने खुद ही झूठ गढ़ा था कि ये जीव खतरनाक है। लड़की अपनी चीजें लेती है और अपने चाकू के साथ रेड ब्लस्टर को बांधने वाली रस्सियों को पार करना शुरू कर देती है। वह रस्सियों को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसे काफी समय लगता है। पूरा राज्य अद्भुत रेड ब्लस्टर को देखने के लिए इकट्ठा होता है। राजा घोषणा करता है कि वे प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं और क्रो रेड ब्लस्टर पर चलते हुए शेखी बघारना शुरू कर देता है, ये कहते हुए कि उन्होंने साबित कर दिया कि शिकारी ही ऐसे एकमात्र लोग हैं जो उस समय ये कर्तव्य करने में सक्षम हैं। जब कप्तान अपने भाले से रेड ब्लस्टर को खत्म करने जा रहा था, तब जेकब ने उसे बीच में रोका और उसे अपना भाला सौंपने के लिए कहा। क्रो जेकब को धोखेबाज कहता है और उसका सामना करने के लिए अपनी तलवार खींचता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हो जाती है। कप्तान टकराव का फायदा उठाता है और जेकब को पानी में फेंक देता है। सारा मैसी के सामने प्रकट होती है और तलवार के एक ही वार से रस्सी काटने में उसकी मदद करने का फैसला करती है। रस्सी टूट जाती है और रेड ब्लस्टर आजाद हो जाती है, लेकिन वह अभी भी जहर के प्रभाव में होती है। वह स्तब्ध रह जाती है और जहाज और महल के एक हिस्से पर गिर जाती है। वह फिर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन दूर से ही वह एक बार फिर गिर जाती है। वह देखती है कि कैप्टन कुछ मूर्तियों के हाथों से भाला लेने के लिए दौड़ रहा है। वह पूरी गति से उस पर झपटती है और गुस्से में एक घातक काटने के लिए खड़ी हो जाती है, लेकिन अचानक वहीं पर रुक जाती है। मैसी कैप्टन के सामने आ गई थी।
जेकब भी वहां आता है, कौवे का भाला लेता है और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, जो इस बात का प्रतीक है कि राक्षस का शिकार हमेशा के लिए खत्म हो गया है। राजा और पूरी आबादी हैरान होती है कि ये कैसे संभव हो सकता है। दोनों रेड ब्लस्टर के सिर पर चढ़ जाते हैं और मैसी पूरी आबादी को बताती है कि राज्य द्वारा लिखी गई किताबें झूठ थी। जानवरों ने किसानों पर हमला नहीं किया था, वे सिर्फ राजाओं द्वारा गढ़ी गई कहानियां थी, जिन्होंने पीढ़ियों से सभी को राक्षसों से नफरत करना सिखाया था और इसलिए ये युद्ध बनाया गया था। राजा और रानी छोटी लड़की की हिम्मत पर क्रोधित होते हैं और जनरल को फिर से तोपों को फायर करने का आदेश देते हैं, लेकिन आबादी चिल्लाती है कि उन्हें रेड ब्लस्टर को जाने देना चाहिए। जनरल ने अपनी तलवार को दूर रखने का फैसला किया और कहा कि वह समझना चाहता है कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ। अब जेकब और मैरी रेड ब्लस्टर के शीर्ष पर क्षितिज की ओर बढ़ते हैं, जो समुद्र का महान लाल धमाका है। दोनों अब एक अलग दुनिया में पिता और बेटी के रूप में एक साथ रहते हैं, जहां अब समुद्री जीवों का शिकार नहीं होता है। दोस्तों, क्या आप में शिकारियों के साथ यात्रा पर निकलने और समुद्र के महान राक्षसों का सामना करने का साहस है? आपको ये फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के साथ हम फिर वापस आएंगे।